नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार केमिस्ट्री गुरु ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अपन ने सॉल्यूशन के पार्ट 6 पढ़ लिए थे। अब ये जो अपना पार्ट है वो 7वां पार्ट है। इससे पहले अपन ने जो लास्ट पार्ट था उसमें अपन ने सॉल्युबिलिटी पढ़ लिया था। सॉल्युबिलिटी से संबंधित जो भी चीज़ें थी वो पढ़ ली थी, और इसके अलावा अपन ने वेपर प्रेशर पढ़ लिया था लास्ट वाले पार्ट में। इस वाले पार्ट में दोस्तों अपन पढ़ने वाले हैं राउल या राउले या राउल्ट का नियम। अलग अलग किताबों में दोस्तों अलग अलग नाम है, लेकिन देखा जाए तो सारे एक ही है। राउल का नियम या राउले का नियम या राउल्ट का नियम सारे एक ही है दोस्तों। ये जो नियम है इन्होंने दो पदार्थों के लिए दिया था। एक दिया था वाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए नियम दिया था, और दूसरा नियम दिया था दोस्तों अवाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए। तो अपन दोनों के टर्म्स में इसको लिखने वाले हैं। पहले अपन पढ़ेंगे वाष्पशील विलेय पदार्थ के टर्म्स में कि वाष्पशील जो विलेय पदार्थ है उसके टर्म्स में किस तरह से राउल ने अपना नियम दिया था। तो सबसे पहले आप भी हेडिंग डाल दें मेरे साथ के साथ ही। वाष्पशील पदार्थ के लिए वाष्पशील पदार्थ के लिए राउल्ट का नियम हेडिंग डाल दिया। चलो अब बात करते हैं इसकी थ्योरी के बारे में। तो देखिए थ्योरी क्या है। निश्चित ताप पर, यानी निश्चित ताप पर, ताप क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। स्थिर होना चाहिए। निश्चित ताप पर वाष्पशील विलेय युक्त विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उस घटक के मोल अंश के समानुपाती होती हैं। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। देखो क्या लिखा है। निश्चित ताप पर वाष्पशील विलेय युक्त पदार्थ में प्रत्येक घटक का आंशिक दाब जो होता है उस घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। देखिए किस तरह से मैं लिख रहा हूँ। जैसे कि एक मिश्रण है, एक मिश्रण में ए व बी अवयव कण है। ए व बी क्या है दोस्तों? अवयवी कण है। ए और बी क्या है? अवयवी कण है। अब देखिए मैंने पहले बता रखा दोस्तों, ए किसके लिए लेना है? ए अपने को सदैव विलय के लिए लेना है, और बी का मतलब क्या है? हमेशा विलायक। बी का मतलब क्या है? विलायक। अगर यदि ए का वाष्प दाब, एक मिश्रण में ए व बी हैं, ठीक है ना, जिनका वाष्प दाब क्रमशः पी ए व पी बी हो तथा मोल अंश एक्स ए व एक्स बी हो। तो देखिए एक मिश्रण लिया जिसके अंदर ए अवयवी कण है और बी अवयवी कण है, दोनों ही क्या है? वाष्पशील है। अब ए को मैं क्या मानूंगा?
ए मेरा विलेय होगा, बी मेरा क्या होगा, विलायक होगा। मैंने पहले टर्मिनोलॉजी यूज करने के टाइम बता दिया था दोस्तों पिछले वाले पार्ट में। जिनका वाष्प दाब क्रमश है, यानी ए का वाष्प दाब कितना है, पी ए है, और बी का वाष्प दाब कितना है, पी बी है, तथा मोल अंश, ए का मोल अंश कितना है, एक्स ए है, और बी का मोल अंश कितना है, एक्स बी है। ये अपन ने मोल अंश में भी अपन ने पहले पढ़ रखा है। तो देखिए राउल्ट के नियमानुसार क्या होगा, राउल्ट के नियम से क्या कह रहा है, निश्चित टेम्परेचर निश्चित है, वाष्पशील विलेय का प्रत्येक घटक क्या दे रहा है दोस्तों, प्रत्येक घटक, ये प्रत्येक घटक है, उसका आंशिक वाष्प दाब, यानी ए का आंशिक वाष्प दाब और बी का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी राउल्ट के नियम से पी ए समानुपाती होगा दोस्तों एक्स ए के, और इसी तरह से पी बी समानुपाती होगा एक्स बी के। आगे बात समझ में, समानुपाती का चिन्ह हटाते तो क्या होता है, एक नियतांक आएगा। तो देखिए पी ए बराबर हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए। अभी मैं बताऊंगा पी नॉट ए क्या है। इसी तरह से पी बी बराबर हो जाएगा पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट बी एक्स बी। देखिए क्या क्या है, पी ए क्या है, पी ए व पी बी, पी ए व पी बी क्या है दोस्तों, जो पी ए और पी बी है वो क्या है, आंशिक वाष्प दाब है। क्या है, आंशिक वाष्प दाब है। इसी तरह से एक्स ए व एक्स बी क्या है, मोल अंश, मोल अंश। और इसी तरह से पी नॉट ए व पी नॉट बी क्या है, तो देखिए ए व बी की शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब है, शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब है। अब देखिए जैसे कि एक पात्र है जिसके अंदर मैंने ए भर रखा है, दूसरा पात्र है इसके अंदर मैंने बी भर रखा दोस्तों। अब देखिए इसका जो ए है अभी तो अकेला अकेला है, तो ए का जो वाष्प दाब होगा वो क्या होगा, निश्चित होगा और स्थिर रहेगा, इसलिए इसको मैंने नाम दे दिया पी नॉट ए। इसी तरह से बी का जो वाष्प दाब होगा दोस्तों वो भी क्या होगा, निश्चित होगा, और इसका नाम दे दिया पी नॉट बी। बहुत ही याद रखना, किसी भी पदार्थ का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब सदैव निश्चित होता है, नियत होता है, इसलिए मैंने इसको नियत के तौर पे ले लिया है दोस्तों। अब देखिए आपने डाल्टन का आंशिक वाष्प दाब का नियम पढ़ा था, तो देखिए डाल्टन के आंशिक वाष्प दाब नियम से जो पी टोटल होता है, वाष्प डाल्टन ने कहा था अगर यदि मिश्रण में दो अलग अलग पदार्थ या कितने भी पदार्थ उनके कुल वाष्प दाब यानी पी टोटल जो होगा उनके आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। यानी इसमें दो है इसलिए पी ए प्लस पी बी। अब देखिए इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे रहा हूँ, इसका समीकरण नंबर दोस्तों 1 दे रहा हूँ और इसको समीकरण नंबर दे रहा हूँ 2 दे रहा हूँ। तो देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से मैं क्या कर सकता हूँ, पी ए और पी बी का मान रख सकता हूँ। देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए कितना है, पी ए ये रहा, तो पी ए इज इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी बी कितना है ये रहा, तो आ जाएगा पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट बी एक्स बी। अब देखिए दोस्तों मैंने आपको जब मोल अंश पढ़ाया था तब मैंने बताया था कुल जो मोल अंश होते हैं उसका मान सदैव कितना होता है, 1 होता है। यानी कि मैं रख सकता हूँ चूँकि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। अब अपने को यहाँ से अगर यदि मैं एक्स बी निकाल लूँ, क्या सॉरी एक्स ए निकाल लूँ दोस्तों, तो अपने को क्या मिल जाएगा, एक्स ए इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 1 माइनस एक्स बी। होगा कि नहीं होगा, यानी जो एक्स ए टर्मिनोलॉजी है उस एक्स ए के स्थान पे मैं क्या रख सकता हूँ, 1 माइनस एक्स बी रख सकता हूँ। तो एक्स ए कहाँ है, देखिए ये रहा है ना।
अब x एक स्थान, अब आप कहोगे कि सर आपने x एक स्थान पे, दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, आप x b के लिए भी निकाल सकते हो। x b इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए। आप एक्स बी के स्थान पर 1 माइनस एक्स ए रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और एक्स ए के स्थान पर 1 माइनस एक्स बी रखते हैं, कोई उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 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 हमेशा याद रखो, अपन ये वाली टर्मिनोलॉजी क्यों लेते हैं और ये वाली क्यों नहीं लेते हैं। देखिए अपन क्या करते हैं, विलय के लिए, अगर यदि अपने को कुछ भी चीज़ विलय के लिए निकालना हो तो अपन विलायक वाला जो चीज़ें होती है उसको क्या करते हैं, वहाँ से हटा देते हैं, और वहाँ से हटाने के लिए अपन इसमें क्या लेके आ जाएंगे, विलय वाली टर्म्स। अगर यदि मेरे को यहाँ से विलय का हटाना हो तो मैं विलायक वाला टर्म्स लेके आता है। अगर विलायक के लिए संदर्भ में कुछ निकालना हो तो अपन विलायक के लिए ये वाली टर्मिनोलॉजी काम में लेंगे, जबकि विलय के लिए अपन ये वाला लेंगे। और अपने को निकालना कितना किसका है, तो अपन ने लिखा है वाष्पशील विलय पदार्थ के लिए, तब विलय पदार्थ है तो इसलिए अपन x ए के स्थान पे 1 माइनस एक्स बी को ही रखेंगे। देखिए x ए के स्थान पे 1 माइनस एक्स बी रख दिया तो देखो क्या आ जाएगा, P टोटल इज इक्वल टू P नॉट ए 1 माइनस एक्स ए बराबर हो जाएगा P नॉट बी एक्स बी। अब देखिए सॉरी यहाँ b आएगा, अब देखिए यहाँ से एक्स ए चला गया। अब देखिए दोस्तों ये P नॉट ए जो है वो इससे भी गुना होगा और ये आगे वाले से भी गुना होगा, तो एक बार गुना कर देते हैं। तो देखिए P टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा P नॉट ए माइनस P नॉट ए एक्स बी। हाँ ये सॉरी ये प्लस का चिन्ह है, प्लस क्या आ जाएगा P नॉट बी एक्स बी। आगे दोस्तों अब देखिए ये जो माइनस वाली ये P नॉट ए जो है उसको मैं उधर भेज रहा हूँ, तो देखो क्या आ जाएगा P टोटल माइनस P नॉट ए बराबर में, ये पहले प्लस वाली लिख देता हूँ, P नॉट बी एक्स बी माइनस P नॉट ए एक्स बी। ये माइनस का है तो माइनस वाला आ गया। अब इनमें मैं क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ दोस्तों, इनमें मैं एक्स बी कॉमन ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ, ले सकता हूँ ना। तो देखिए मेरा एक्स बी कॉमन निकल जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा, P टोटल इज इक्वल टू P टोटल माइनस P नॉट ए, ये P टोटल है P नॉट माइनस में है, बराबर में आ जाएगा दोस्तों एक्स बी कॉमन आ गया तो बचा क्या, तो यहाँ से बच जाएगा P नॉट बी माइनस P नॉट ए। अपने को इतना ही निकालना। अगर यदि मुझे एक्स बी निकालना हो दोस्तों तो एक्स बी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए एक तो आपको यही वाला फॉर्मूला आगे यूज कर सकते हो, आप इसी को एक तो यूज कर सकते हो अगर ज़रूरत ही तो। अब बात करते हैं, मैं यहाँ से एक्स बी निकालना चाहूँ तो क्या होगा, ये इस एक्स बी इन दोनों की क्या है, गुणा में है, तो एक्स बी गुणा में P नॉट बी माइनस P नॉट ए के, तो ये उधर जाएगा तो क्या आएगा दोस्तों, भाग में चला जाएगा। अब भाग में देखो क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स बी इज इक्वल टू हो जाएगा P टोटल माइनस P नॉट ए, ये तो ऊपर वाला है, इससे कैसे ये जो संख्या है वो उधर चली जाएगी, तो अपना आंसर हो जाएगा P नॉट बी माइनस P नॉट ए। ये यहाँ से दोस्तों एक्स बी का मान निकल जाएगा। और एक्स बी क्या है, तो एक्स बी है दोस्तों, एक्स बी इज इक्वल टू है विलय के मोल अंश, विलय के क्या है दोस्तों, मोल अंश है, ये आपको याद रह जाएगी। आप इन दोनों फॉर्मूले में जो आपको अच्छा लगे वो आपको याद रखना है। आगे बात समझ, दोनों एक ही फॉर्मूले जैसे ही हैं। चलो इनके कुछ ग्राफ बना लेते हैं कि ग्राफ किस तरह से बनता है दोस्तों। देखिए मैं एक तरफ तो ले रहा हूँ विलय पदार्थ के लिए और एक तरफ ले रहा हूँ विलायक पदार्थ के लिए। एक तरफ है विलय पदार्थ और एक तरफ है विलायक पदार्थ, और बीच में ले लेता हूँ मिश्रण का। पहले मैं टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ वो विलय पदार्थ के लिए, किसके लिए, विलय पदार्थ के लिए P नॉट ए, ये है आपका
विलायक पदार्थ के लिए। दूसरा जो टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ वो लिख रहा हूँ P नॉट बी, P नॉट बी। ये है आपका विलय के लिए और ये है आपका विलायक के लिए। इन दोनों का जो वाष्प दाब बनेगा वो ये वाला बनेगा। इसके अलावा जो यहाँ मैं एक्स ए जो लिख रहा हूँ, एक्स ए इजिकल टू हो जाएगा 1 और एक्स बी इजिकल टू रहेगा 0, यानी कि ये शुद्ध अवस्था में है। शुद्ध अवस्था में पी ए का वाष्प दाब है। इसी तरह से मैं लिख रहा हूँ एक्स ए इजिकल टू 0 और एक्स बी इजिकल टू 1। तो इसके कारण से इसका जो वाष्प दाब होगा दोस्तों वो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा और इसके कारण से यहाँ जो ग्राफ बनेगा वो इसमें कमी आएगी। क्या हुआ, एक्स ए जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है और यहाँ आकर के 0 पे। इसी तरह से एक्स बी क्या है, पहले 0 है, धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाएगा और एक समय पे उसकी स्थिति क्या होगी, अधिकतम होगी। ये जो केस लिया है दोस्तों, इसमें लिखा है, इसके जो केस की कंडीशन है उसमें मैं कह रहा हूँ विलय का वाष्प दाब, विलय का वाष्प दाब विलायक से, किससे दोस्तों, विलायक से अधिक है। विलायक से क्या है, अधिक है। एक और केस आता है जब इसका उल्टा हो जाए कि विलय का वाष्प दाब क्या होता है, कम और विलायक का वाष्प दाब क्या हो जाए, विलय का वाष्प दाब कम और विलायक का वाष्प दाब क्या हो जाए, ज़्यादा। देखिए वही टर्मिनोलॉजी में एक बार और यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ कि किस तरह से ये जो केस है वो जस्ट उल्टा हो सकता है। मैं यहाँ ले रहा हूँ P नॉट ए, यहाँ ले रहा हूँ P नॉट ए और इस जगह ले रहा हूँ P नॉट बी। देखो क्या हुआ, P नॉट बी कम है, इसका मतलब विलय का वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा और विलायक का वाष्प दाब क्या होगा, ज़्यादा होगा। बस आपको यही चीज़ें याद रखनी है, आपको यही चीज़ें याद रखनी है। एक चीज़ और लिख देता हूँ यहाँ, ये जो साथियों, ये जो है P टोटल है, P ए प्लस P बी है और ये जो बीच में जो लिखा है मैंने, ये विलयी पदार्थ के लिए तो आ जाएगा पी बी इजिकल टू हो जाएगा P नॉट बी एक्स बी और ये जो ग्राफ बन रहा है वो है P ए इजिकल टू हो जाएगा P नॉट ए एक्स ए, जो अपन ने समीकरण पहले लिखी थी दोस्तों उसी के लिए है। अब देखिए ये वापस से क्या आ जाएगा, P टोटल इजिकल टू P ए प्लस P बी, P ए प्लस P बी। अब देखिए क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे विलायक का वाष्प दाब कम है, विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा है और विलय का वाष्प दाब कम है। ये सामान्य स्थिति है। सामान्यतया दोस्तों यही ग्राफ बनाया जाता है, लेकिन आपकी किताबों में ये वाली ग्राफ दे रखा है तो उसके लिए विशेष स्थिति है, विलायक का वाष्प दाब कम हो और विलय का वाष्प दाब क्या हो, ज़्यादा हो। ये वाली स्थिति दोस्तों विशेष स्थिति है, विशेष स्थिति है। एक बार और डिस्कस करूंगा कि इस सामान्य स्थिति में क्या होता है। तो यहाँ मैं ले लूँगा एक्स ए इजिकल टू 1 और एक्स बी इजिकल टू 0। सेम वही कंडीशन है, एक्स ए इजिकल टू 0 और एक्स बी इजिकल टू 1। ग्राफ क्या होगा, कुछ इस तरह से बनेगा और इसका ग्राफ क्या होगा दोस्तों, कुछ इस तरह से बनेगा। और यहाँ जो देखो एक्स ए के टर्म्स यूज कर रहे हैं, एक्स किसका यूज कर रहे हैं, एक्स ए के लिए यूज कर रहे हैं, तो आ जाएगा P ए इजिकल टू P नॉट ए एक्स ए। और ये x 0 से क्या जा रहा है, 1 में एक्स बी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यहाँ एक्स बी का टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे पी बी इजिकल टू P नॉट बी एक्स बी। ठीक है, ये दोस्तों एक और स्थिति बनती है जब P ए बराबर आ जाए पी बी के। एक और स्थिति बनती है पी ए बराबर क्या आ जाए, पी बी के, लेकिन ये अपने स्थिति नहीं आती है। उस स्थिति में क्या होगा, चर्चा कर लेते हैं। तो उस स्थिति में पी ए और पी बी दोनों एक समतल में आ जाएंगे, दोनों एक क्या आ जाएंगे दोस्तों, समतल में आ जाएगा।
ये थी दोस्तों वाष्पशील पदार्थ के लिए राउल्ट का नियम। अब अपन बात करते हैं दोस्तों अवाष्पशील पदार्थ के लिए राउल्ट का नियम। अवाष्पशील दूसरा है टर्मिनोलॉजी अपन यूज कर रहे हैं। पहला अपन ने ज्ञात किया था वाष्पशील पदार्थ के लिए और दूसरा अब निकाल रहे हैं अवाष्पशील पदार्थ के लिए। तो देखिए अवाष्पशील पदार्थ के लिए किस प्रकार से अपन राउल्ट के नियम लागू कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ अवाष्पशील पदार्थ क्या होगा, विलेय होगा। अवाष्पशील पदार्थ अपन क्या लेंगे, विलेय लेंगे दोस्तों। देखिए क्या कर रहे हैं, वही कंडीशन मान लेते हैं ए व बी है, मिश्रण में क्या है ए व बी से बना मिश्रण है, यानी मिश्रण किससे बन रहा है, ए व बी से बन रहा है। ठीक है, अब देखिए ए और बी में अब अपन बात कर रहे हैं पी ए जो ए का वाष्पदाब है और एक्स ए ये किसका है, ए का मोल अंश है, व पी बी ये बी का वाष्पदाब है, बी का आंशिक वाष्पदाब है और एक्स बी ये क्या है, बी का मोल अंश है। अभी अपन ने यही चीजें देखी थी। तो देखो राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से देखिए अभी मैंने क्या बोला, ए का वाष्पदाब कितना है, ए का आंशिक वाष्पदाब कितना है पी ए, बी का आंशिक वाष्पदाब कितना है पी बी, ए का मोल अंश कितना है एक्स ए और बी का मोल अंश कितना है एक्स बी। तो अपन राउल्ट के नियमानुसार लिख रहे हैं। तो राउल्ट के नियमानुसार क्या होगा, पी ए समानुपाती होगा एक्स बी के, इसी तरह से पी बी समानुपाती होगी एक्स बी के, सॉरी एक्स ए आएगा ना, बी के समानुपाती बी और ए के समानुपाती ए। अब यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा दोस्तों, पी ए इजिकल टू हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए, इसी तरह से पी बी इजिकल टू हो जाएगा पी नॉट बी एक्स बी। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि ये जो वाष्पदाब अपन ने बनाया है तो डाल्टन के नियमानुसार क्या कह रहा है, डाल्टन के नियम से, डाल्टन के नियम से पी टोटल इजिकल टू क्या होगा, पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा। यानी कुल दाब क्या होगा, जितने भी अवयवी कणों के आंशिक दाब है उनका योग होता है। अब अपन बात कर रहे हैं अवाष्पशील पदार्थ है, यानी पदार्थ अवाष्पशील है और वो कौन सा है, विलेय है। तो देखिए P, तो उस स्थिति में मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, पी बी इजिकल टू क्या होगा, शून्य। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अवाष्पशील है। क्या है दोस्तों, अवाष्पशील होगा। तो मैं अब क्या बोल सकता हूँ, पी बी इजिकल टू 0 हो गया। तो पी टोटल इजिकल टू कितना हो जाएगा, पी ए के बराबर होगा कि नहीं होगा, पी टोटल किसके बराबर होगा, पी ए के बराबर होगा दोस्तों। अब देखिए ए का मान कितना है, ए का ये दे रखा है तो एक बार वैल्यू रख देते हैं, पी टोटल इजिकल टू पी नॉट ए एक्स ए। अब देखिए पहले भी अपन ने निकाला था एक्स ए प्लस एक्स बी इजिकल टू कितना होता है, एक। और जो भी टर्मिनोलॉजी यूज करनी है अपने को एक्स ए को हटाना दोस्तों विलायक के लिए, तो अपना क्या आ जाएगा, एक्स ए इजिकल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। ये चीज़ें अपने को लेके आनी, हमेशा यही लेके आनी है। तो देखो एक्स ए का मान क्या रख दूँ, 1 माइनस एक्स बी लिख देता हूँ। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, पी टोटल इजिकल टू पी नॉट ए और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस एक्स बी। होगा कि नहीं होगा। अब पी नॉट ए इससे भी गुणा होगा, पी नॉट बी ए उससे एक्स बी से भी गुणा होगा। तो देखिए क्या आ रहा है, पी टोटल इजिकल टू, पी टोटल इजिकल टू पी नॉट ए 1 से गुणा होगा तो क्या होगा, पी नॉट ए ही रहेगा माइनस ये उससे गुणा हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा पी नॉट ए एक्स बी। आगे बात समझें। अब देखिए आगे मैं क्या बना सकता हूँ, आगे मैं बना रहा हूँ, देखिए ये प्लस में है, अभी कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस में, उधर जाएगा तो क्या आएगा माइनस में। तो मेरा आंसर हो जाएगा पी टोटल माइनस पी नॉट ए इजिकल टू माइनस का पी नॉट ए एक्स
बी। होगा कि नहीं होगा? अब आगे क्या कर रहा हूँ, इनके चिन्ह चेंज करना, क्योंकि मुझे ये वाली वैल्यू प्लस में लेके आनी है। एक्स भी हमेशा प्लस में चाहिए, तो देखो एक्स भी प्लस में आने के लिए क्या करूँ, इनको माइनस चिन्ह से क्या कर दूँ, गुणा कर दूँ, यानी नेगेटिव चिन्ह से गुणा करने पर या प्लस को माइनस करने पर सारे चिन्ह बदल दूँ। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का पी टी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस का पी नॉट ए, और ये माइनस में है तो अभी क्या आ जाएगा, प्लस का पी नॉट ए एक्स बी। होगा कि नहीं होगा? अब देखिए क्या होगा, जो माइनस वाले है उसको बाद में लिखते हैं, तो मेरा आंसर क्या होगा, पी बी को मैं, पी बी जो ये है एक्स बी, तो मैं इधर तो लिख देता हूँ एक्स बी। अब देखिए क्या होगा, इस पी नॉट ए को उधर पक्षांतर कर दिया जाए। पहले मैं ये वाली संख्या लिख देता हूँ, पहले क्या है, पी नॉट ए प्लस में है और पी टोटल माइनस में, तो मैं लिखूंगा पी नॉट ए माइनस पी टोटल। देखो पहले प्लस वाले को लिख दिया और बाद में माइनस वाले को लिख दिया, और बाद में जो अपन ने ये वाला पी नॉट ए टर्म्स अपना उसको उधर भेजेंगे, तो अभी गुना में गया तो बाद में आएगा भाग में, तो अपना आंसर हो जाएगा पी नॉट ए। अपना आंसर हो जाएगा पी नॉट ए। और यही अपने को फॉर्मूला याद रखना है कि जो अवाष्पशील विलेय पदार्थ है उनके लिए अपने को राउल्ट नियम की सूत्र की व्युत्पत्ति यही वाली करनी है दोस्तों। अब बात करते हैं, ये जो लिखा है मैंने पी नॉट ए माइनस पी टोटल, पी नॉट ए माइनस पी टोटल डिवाइड बाय पी नॉट ए, इसको बोलते हैं दोस्तों पी नॉट ए माइनस पी टोटल डिवाइड बाय पी नॉट ए। इनका जो अनुपात होता है, इस अनुपात को बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन। और मैंने लास्ट वाली क्लास में बोला था जो पी नॉट ए है माइनस पी टोटल है, इन दोनों का जो अंतर है, उसको केवल और केवल वाष्प दाब में अवनमन बोला था। वाष्प दाब में अवनमन और वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन दोनों अंतर है। कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन कौन सा है, तो आपको ये दोनों ही फॉर्मूले मिलते हैं। तो आपेक्षित जहाँ वर्ड आ जाए, आपेक्षित का मतलब क्या होता है, तुलनात्मक होता है। अंतर डिवाइड बाय टोटल, यानी शुद्ध अवस्था में क्या है, पी नॉट ए है और इनका अंतर कितना है, उन दोनों का जो अनुपात कर देंगे तो अपेक्षित अवनमन आ जाएगा, और केवल अंतर है तो अवनमन आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए इसके बाद में अपन बात करते हैं राउल्ट के नियमानुसार जो विलयन है। हाँ, एक वर्ड यूज बोल देता हूँ कि ये जो वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन है, ये किसके बराबर होता है, विलय के मोल अंश के। तो राउल्ट ने कहा था अवाष्पशील पदार्थ के लिए जो वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन है वो विलय के मोल अंश के क्या होता है, बराबर होता है। ये अपन एक थ्योरी और लिख सकते हैं। अब बात करते हैं राउल्ट के नियमानुसार विलयन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो राउल्ट के नियमानुसार बताना चाहूँगा विलयन दो प्रकार के होते हैं। राउल्ट के अनुसार विलयन दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होते हैं आदर्श विलयन और दूसरा होता है अनादर्श विलयन। एक होता है आदर्श विलयन और एक होता है अनादर्श विलयन। तो सबसे पहले आप भी कॉपी में हेडिंग डाल दें आदर्श विलयन। आदर्श विलयन किसे कहते हैं, तो देखिए वे विलयन जो सभी ताप और सांद्रता परस्पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। हेडिंग डाल दें आदर्श विलयन। क्या है डेफिनेशन, वह विलयन जो सभी ताप
एवं सांद्रता परास पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। कौन सा विलयन कहते हैं दोस्तों? आदर्श विलयन कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अनुसार विलयन की कुछ विशेषताएं होती है। विलयन की क्या होती है दोस्तों? कुछ विशेषता होती है। विलयन की विशेषता क्या क्या होती है? पहला, इनका जो PA है वो P0A XA के बराबर होगा। इसी तरह से PB बराबर होगा दोस्तों P0B XB के बराबर होगा। और P टोटल जो होगा वो PA प्लस PB के बराबर होगा। यानी इन सब का योग क्या होगा दोस्तों? बराबर होगा। दूसरी बात करते हैं, दूसरी विशेषता क्या है? आयतन में परिवर्तन क्या होगी दोस्तों? शून्य होगी। यानी जब विलेय और विलायक को मिलाएंगे, मान लो विलेय पदार्थ 5 ml मिलाया और विलायक 50 ml मिलाया, तो आयतन कितना होगा? 55 ml होगा। आयतन 55 ml होगा। यानी आयतन में परिवर्तन क्या होता है दोस्तों? शून्य होता है। तीसरी बात, विशेषता की बात करें इसकी तीसरी, तो इसमें जो एंथैल्पी परिवर्तन होती है वो भी होती है दोस्तों शून्य होती है। एंथैल्पी परिवर्तन भी दोस्तों शून्य होगा। और क्या होगा दोस्तों? तो देखिए इनमें जो बल है सहसंजक और असंजक बल, तो देखिए सहसंजक बल यानी A और A के बीच में लगने वाला बल या B और B के बीच में लगने वाला बल। A और A के बीच में बल लगेगा, समान अणुओं के बीच लगने वाला बल सहसंजक बल कहलाता है। A और A के बीच लगने वाला बल भी सहसंजक, और B और B के बीच लगने वाला बल भी दोस्तों सहसंजक। तो सहसंजक बल बराबर होता है असंजक बल। असंजक बल आ यानी असमान यानी A और B। ऐसे याद रखो, सहसंजक, संजक तो छोड़ दो, संजक और सह यानी समान, A और A के बीच में या B और B के बीच में। असंजक असमान, A और B के बीच में। तो ये दोनों जो बल होता है दोस्तों वह सदैव क्या होता है? इक्वल होता है। वह सदैव क्या होता है दोस्तों? इक्वल होता है। 5वें नंबर पे बात करते हैं, इनके अंदर जो एंथैल्पी परिवर्तन होती है दोस्तों, एंथैल्पी परिवर्तन यानी कि डेल्टा एस दोस्तों, चाहे वो आदर्श विलयन हो, चाहे वो अनादर्श विलयन हो, चाहे कोई सा भी विलयन हो, उसके लिए एंथैल्पी परिवर्तन सदैव क्या होता है? धनात्मक होता है। आपको पिछले साल में बताया ब्रह्मांड की एंथैल्पी सदैव बढ़ रही है, यानी इसकी एंथैल्पी सदैव क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ये आप ध्यान रखें। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में मैं लिख रहा हूं, एक तो बेंजीन प्लस टोलुइन। दूसरा उदाहरण लिख रहा हूं दोस्तों मैथेनॉल प्लस एथेनॉल। ये 2 उदाहरण हैं। और भी उदाहरण है दोस्तों, किताब में आपको खूब सारे मिल जाएंगे। समान अणु वाले होने चाहिए, जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, है ना। इसी तरह से 1 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन, एन हेक्सेन यानी 6 कार्बन की चेन के लिए एन हेक्सेन और 7 कार्बन वाला एन हेप्टेन। ये सारे और कई उदाहरण हो सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों अनादर्श विलयन। ये भी बहुत ही अपने लिए इम्पोर्टेंट है। अनादर्श विलयन, राउल्ट के नियमानुसार दूसरे प्रकार का जो विलयन है वो अनादर्श विलयन होता है। अनादर्श विलयन क्या कहता है दोस्तों? वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं और उन्हें
अनादर्श विलयन कहते हैं। अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जो राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन दर्शाते हैं और जो ऋणात्मक विलयन का ऋणात्मक विचलन दर्शा लेते हैं। यानी एक तो धनात्मक विचलन वाले, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन, और एक होता है दोस्तों ऋणात्मक विचलन वाले, ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। तो सबसे पहले बात कर रहा हूं धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। तो एक नंबर पे आप हेडिंग डाल दें, इसमें दो आएगा। तो एक नंबर वाला धनात्मक है, दूसरे नंबर वाला ऋणात्मक है। तो मैं लिख रहा हूं धनात्मक विचलन दर्शाने वाले, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन। तो देखिए धनात्मक विचलन दर्शाने वाले, अब नाम ही लिखा है दोस्तों धनात्मक, क्या लिखा है धनात्मक। इसका मतलब क्या होगी, सभी चीजें धनात्मक होगी, सभी चीजें क्या होगी धनात्मक होगी। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं पी ए जो होगा दोस्तों इसका मान ज़्यादा होगा, इसका मान ज़्यादा हो किससे होगा पी नॉट ए एक्स ए से। इसी तरह से पी बी का मान भी ज़्यादा होगा साथियों, किससे होगा पी नॉट बी एक्स बी से। इसी तरह से पी टोटल होगा, जो पी टोटल होगा दोस्तों, अब ये दोनों ज़्यादा है तो पी टोटल भी क्या होगा पी नॉट पी ए प्लस पी बी से क्या होगा ज़्यादा होगा। ये थी अपने पहली विशेषता। दूसरी विशेषता में क्या लिख रहा हूँ, जो डेल्टा वी है, डेल्टा वी है आयतन में परिवर्तन, ये भी क्या होगा दोस्तों धनात्मक होगा, ये भी क्या होगा धनात्मक होगा। और तीसरी विशेषता एंथैल्पी परिवर्तन भी क्या होगा धनात्मक होगा। और एंट्रोपी परिवर्तन तो अभी आपको मैंने बोल दिया, डेल्टा एस का मान ऑलवेज आपको क्या लिखना है पॉजिटिव। ये आपको हमेशा याद रखना, डेल्टा एस का मान चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन आ जाए, इसका मान सदैव क्या होगा धनात्मक होगा दोस्तों। पांचवी विशेषता बात करते हैं, जो सहसंजक बल है, सहसंजक बल यानी ए और ए के बीच में लगने वाला बल या बी और बी के बीच में लगने वाला बल, इसका मान ऑलवेज जो होगा दोस्तों वो कम होगा उल्टा कर दिया मैंने, सहसंजक बल का मान क्या होगा ज़्यादा होगा असंजक बल की तुलना में, असंजक बल की तुलना में। इसका बल कम होगा तो इसके अणु आपस में क्या होंगे दोस्तों दूर दूर फैल जाएंगे, यानी ए और बी के बीच में बल क्या होगा कम होगा, तो इसके अणु दूर दूर चले जाएंगे, तो देखो आयतन में परिवर्तन धनात्मक होगा, आयतन ज़्यादा हो जाएगा, वाष्पदाब भी ज़्यादा होगा, इनका वाष्पदाब ज़्यादा होगा तो पी टोटल भी क्या हो जाएगा ज़्यादा होगा, डेल्टा एच भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। और डेल्टा एस को तो हमेशा क्या मानना दोस्तों पॉजिटिव ही मानना है। आगे बात समझ में। अब देखिए इनके कर्व किस तरह से बनाते हैं, इनका ग्राफ किस तरह से बना रहा हूँ। देखिए ये तो एक कर्व बनाना ही है दोस्तों, आपको पता होना ही चाहिए कि आप कौन सी स्थिति ले रहे हैं। अभी जो आपकी किताब वाली स्थिति है दोस्तों वही स्थिति को मैं ले रहा हूँ। ये आपका पी नॉट ए और ये है आपका पी नॉट बी, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में सबसे पहले तो राउल्ट के नियमानुसार मैं एक ग्राफ फ्लो कर रहा हूँ। जो डैश लाइन है दोस्तों ये राउल्ट के नियमानुसार है, किसके अनुसार है राउल्ट के नियमानुसार है। कि राउल्ट के नियम ने अभी अपन ने पिछले पेज देखा ही था कि राउल्ट के नियमानुसार जो आदर्श विलयन होता है वो इसी तरह से ग्राफ बनता है उनके बीच में। लेकिन अपने को बनाना है वास्तविक वाला, बनाना क्या है दोस्तों वास्तविक वाला। और वास्तविक में बनने का कैसे, तो वास्तविक में अपने को थोड़ा सा चेंज करना है। तो देखिए वास्तविक किस तरह से बन रहा है, तो वास्तविक में सबसे पहले जो बनेगा वो कुछ इस तरह से, इनकी जो स्थिति होगी दोस्तों ये चेंज होगी। ये ऑलवेज क्या होगा
सॉरी धनात्मक है ना, ये ऑलवेज क्या होगा दोस्तों, इस तरह से बदलता हुआ दिखेगा। अब देखिए ये जो बना है तो ये क्या होगा, पी टोटल होगा। पी टोटल क्या होगा, इनसे ज़्यादा होगा पी ए प्लस पी बी से। इसी तरह से क्या होगा दोस्तों, ये है आपका एक्स बी बढ़ रहा है तो मैं एक बार यहाँ लिख ही देता हूँ, एक्स बी इज इक्वल टू 0 और एक्स ए इज इक्वल टू 1। इसी तरह से लिख दिया एक्स बी इज इक्वल टू 1 और एक्स ए इज इक्वल टू लिख दिया 0। तो ये एक्स ए क्या है, एक्स ए 1 है और एक्स बी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ पी बी इज इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट बी एक्स बी। इसी तरह से ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। ये चीज़ें अपने को याद रखनी चाहिए। ये थी दोस्तों आदर्श विलयन जो अपना धनात्मक विचलन दर्शा रहा, और ये है आपका एक्स ए क्या है, एक्स क्या है इधर बढ़ रहा है, एक्स क्या है इधर बढ़ रहा है, और ऊपर की ओर क्या बढ़ रहा है, तो ऊपर की ओर वाष्प दाब बढ़ रहा है, वाष्प दाब बढ़ रहा है। चलो देखते हैं। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा उदाहरण के टर्म्स में कि उदाहरण क्या क्या है दोस्तों। इसके उदाहरण बहुत ही ईजी है। उदाहरण पहले है मेथेनॉल प्लस जल, मेथेनॉल प्लस जल बहुत ईजी है। दूसरा है दोस्तों एथेनॉल प्लस जल, एथेनॉल प्लस जल, एथेनॉल प्लस जल बहुत ही इजी दोस्तों आपको लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, तीसरे नंबर पे आ जाएगा एसीटोन, एसीटोन प्लस एथेनॉल, एथेनॉल। और चौथे नंबर पे आ जाएगा दोस्तों एसीटोन प्लस CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये 4 उदाहरण है। अब लास्ट बचता है दोस्तों, इसके बाद अपन बात कर लेते हैं ऋणात्मक विचलन वाले की। ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन। और ये कितने नंबर पे है, ये आ जाएगा दोस्तों 2 नंबर पे है। अब देखिए जो अपन ने ऋणात्मक विचलन के टर्म्स यूज कर रहे हैं, अभी अपन ने क्या किया दोस्तों, धनात्मक विचलन में देखिए, धनात्मक विचलन में, हाँ देखिए ना, ये आपने धनात्मक विचलन में किया। जो पी ए का मान क्या है, ज़्यादा है, बस इसका चिन्ह उल्टा कर देंगे। पी बी का मान क्या है, ज़्यादा है, कम कर देंगे। पी टोटल क्या है, ज़्यादा है, पी टोटल कम कर देंगे। डेल्टा एच का मान धनात्मक है, धनात्मक में धनात्मक लिखा तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऋणात्मक। डेल्टा एच का मान धनात्मक लिखा तो ये क्या आ जाएगा, ऋणात्मक। और डेल्टा एस को तो हमेशा क्या बनाना है, पॉजिटिव। इसी के साथ साथ सहसंजक बल, असंजक बल, तो सहसंजक बल ज़्यादा था, इसमें क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। बस इसी की एक बार कॉपी कर लेते हैं, देखिए किस तरह से बना। पहली विशेषता है दोस्तों, पी ए जो होगा उसका मान पी नॉट ए एक्स ए से कम होगा। इसी तरह से मैं क्या लिख सकता हूँ, पी बी का मान भी क्या होगा, पी नॉट बी एक्स बी के कम होगा। और पी टोटल जो होगा दोस्तों ये भी कम होगा पी ए प्लस पी बी के। दूसरी विशेषता मैंने क्या बताया था, सारी चीज़ें ऋणात्मक, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू नेगेटिव, ऋणात्मक होगा। तीसरी विशेषता क्या हो जाएगा, तो देखिए तीसरी विशेषता हो जाएगी डेल्टा एच इज इक्वल टू, एंथैल्पी परिवर्तन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। हमेशा ये सारी चीज़ें एक दूसरे से व्यवस्था करके, मतलब रिलेटेड करके अपने को याद रखनी है। अच्छा बताओ, चौथे नंबर पे क्या लिखा आया था, डेल्टा एस, और इसके लिए तो बोला था दोस्तों ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। पांचवें नंबर पे क्या बोला था, ए ए या बी बी, इसका मतलब क्या है, ये सहसंजक बल है, और इसका मान क्या होगा, कम होगा आसंजक बल बोले तो ए और बी की तुलना में। यही चीज़ तो थी अपने, बस क्या क्या उल्टा कर दिया दोस्तों। अब देखिए इसका ग्राफ किस तरह से बनाते हैं। इसके ग्राफ बनाने के लिए अपन वही ऊपर वाले ही ग्राफ लेंगे
लेकिन कुछ टर्म्स को चेंज करेंगे। जो चीज़ें बढ़ रही थी वो चीज़ें अब क्या होगी दोस्तों, घटेगी। वो चीज़ें अब क्या होगी, घट जाएगी। देखिए किस तरह से बढ़ा रहा हूँ। ये तो मैंने ले लिया यहाँ पे P0 A और यहाँ पे ले लिया मैंने P0 B। यह आ जाएगा दोस्तों XA = 1, XB = 0, XA = 0 और XB = 1। ठीक है। और देखिए पहले अपन राउल्ट के नियमानुसार बना देते हैं ग्राफ कि राउल्ट के नियमानुसार कैसे बनेगा। ये तो राउल्ट के नियमानुसार बन रहा है। डैश लाइन हमेशा आदर्श विलियन बनाना है। डैश लाइन हमेशा किसका बनाना दोस्तों, आदर्श विलियन। एक बार राउल्ट के नियम पता तो चलना चाहिए ना कि हाँ ये राउल्ट के नियमानुसार है, ये स्ट्रेट लाइन वाली, और जो इससे विचलन कर रहा है वो अपने इस तरह से चेंज होगी। ये तो अपन ने बनाया दोस्तों राउल्ट के नियमानुसार। अब ऋणात्मक का मतलब क्या है दोस्तों, ऋणात्मक का मतलब है ये नीचे की तरफ बनेगा और धनात्मक का मतलब है ये ऊपर की तरफ बनेगा। तो ये ऋणात्मक था, तो ये ऋणात्मक के लिए मैंने इस तरह से बना दी। ये भी ऋणात्मक है तो ये भी इस तरह से बना दी, और ये भी ऋणात्मक है तो ये भी इस तरह से बना दी। आगे बात समझ में। ऋणात्मक का मतलब है इससे कम कर दो सभी चीज़ें, कम किया ना सभी चीज़ें, और धनात्मक का मतलब है इनसे सब चीज़ें बढ़ा दो, और बराबर का मतलब है दोस्तों उसी को लिखना। चलो देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, P टोटल का मान का मैं PA + PB के का मैंने इससे यहाँ से देखो क्या लिख रहा हूँ, XB बढ़ रहा है तो बस यहाँ कर दो PB = हो जाएगा P0 B XB, और ये बढ़ेगा। देखो कंडीशन ये जब कम है तो बस इसकी स्थिति ये वाली कर दो। यहाँ पे क्या है तो आ जाएगा PA बढ़ रहा है P0 A XA की। याद आया कि नहीं आया। और ये इधर वाला क्या है, मॉल अंश, और ऊपर क्या बढ़ रहा है दोस्तों, प्रेशर बढ़ रहा है, दाब बढ़ रहा है। ये थी दोस्तों अनादर्श विलयन। अब इसके मैं कुछ उदाहरण बताने जा रहा हूँ कि इसके क्या क्या उदाहरण है, क्योंकि अपने को जब तक उदाहरण लिखेंगे नहीं तब तक अपन पता ही नहीं कर पाएंगे। तो देखिए उदाहरण क्या क्या है। उदाहरण में जो पहला है वो लिख रहा हूँ एसीटोन + CHCl3, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। फिल्मों में देखा ही होगा, क्लोरोफॉर्म सुंघा देने से बेहोशी आ जाती है। इसके बाद बात करते हैं जल + HCl। दूसरा उदाहरण है H2O + HCl, जल + HCl। ये पहला उदाहरण था, ये दूसरा उदाहरण। अब तीसरे उदाहरण की चर्चा कर रहे हैं। जो तीसरा उदाहरण है, अभी अपन ने क्लोरोफॉर्म लिया है, क्लोरोफॉर्म + बेंजीन, क्लोरोफॉर्म + बेंजीन, ये भी आपको याद रखना चाहिए। चलो अब बात करते हैं दोस्तों, ये अपन ने राउल्ट के नियम पढ़ा है। राउल्ट के नियम में आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन भी दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होते हैं धनात्मक विचलन वाले, एक होते हैं ऋणात्मक विचलन वाले। तो आज अपन ने दो चीज़ें पढ़ ली है दोस्तों। एक तो पढ़ ली है आदर्श विलयन, जितनी भी प्रकार के राउल्ट के नियम से संबंधित जो भी चीज़ें थी वो अपन ने पढ़ लिया है। अब जो अपना जो पार्ट आने वाला है दोस्तों, अगला पार्ट, उस पार्ट में अपन स्थिर क्वथी मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों, स्थिर क्वथी मिश्रण। देखिए ये जो स्थिर क्वथी मिश्रण है इसके बारे में बताऊंगा। स्थिर क्वथी, स्थिर का मतलब जिसका स्थिर है, और क्वथी का मतलब जिसका क्वथनांक स्थिर है। आज ये वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो गया दोस्तों, फिर भी उम्मीद करता हूँ आप इसे स्टेप बाय स्टेप 2 बार या 3 बार पॉज करके आराम से नोट्स बना रहे होंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।